आज हम श्वसन तंत्र के बारे में सीखने वाले हैं। श्वसन तंत्र यानी फेफड़ा जिससे हम सांस लेते हैं, उसके बारे में A to Z। आज के बाद आपको फेफड़े से रिलेटेड कोई भी तकलीफ नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से बना पाओगे। तो इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक पार्ट को समझते चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र का मतलब क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे शरीर का ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से हम सांस लेते हैं, हम जीवित रहते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका श्वसन तंत्र कहलाता है। तो श्वसन तंत्र के कुछ खास स्टेप्स होते हैं, जैसे श्वसन तंत्र जो ये ऑक्सीकरण अवक्रिया होता है, ऑक्सीकरण अवक्रिया होता है, ऑक्सीकरण अवक्रिया, यह आपका ऑक्सीकरण अवक्रिया है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन का विनिमय यहाँ पे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय फेफड़े से स्टार्ट होता है, यानी यहीं से सारी चीज़ें दुरुस्त होती हैं। तो ऑक्सीकरण इसे कहते हैं हम। साथ में देखिए, जो श्वसन होता है स्तनधारियों में होता है। स्तनधारी, जो स्तनधारी होता है वो अपने सांस को फेफड़े से लेता है। किससे लेता है? फेफड़े से। स्तनधारी का मतलब क्या? ऐसे जीव जैसे मनुष्य हो गया, गाय भैंस हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं? स्तनधारी में आते हैं। तो ये स्तनधारी वाले जीव किससे अपनी सांस लेते हैं? फेफड़े से सांस को लेते हैं। इसी क्रम में अगर हम कीट की बात करें, जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, ये ट्रैकिया से ही ले लेते हैं, यानी श्वास नली से ही सांस ले लेते हैं। श्वास नली से, सांस के नली से ही सांस ले लेते हैं। इसके बाद आपका आता है एक उभयचर। उभयचर जिसे हम क्या कहते हैं? मेढक। जो हमारा मेढक होता है, मेढक। उभयचर का मतलब ये है, उभयचर का मतलब ऐसे जीव जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, वो उभयचर कहलाते हैं। ठीक, जैसे मेढक जो होता है पानी में भी रहता है। तो मेढक जब पानी में रहता है तो ये फेफड़े से सांस लेता है। किससे लेता है? फेफड़े से सांस लेता है। और यही मेढक जब जमीन के अंदर रहता है, कहाँ रहता है? जमीन के अंदर, तो ये अपनी त्वचा से सांस ले लेता है। यही मेढक अगर पानी में है तो फेफड़े से सांस लेता है, लेकिन अगर कभी आप देखे हो कि हम मिट्टी खोदते हैं उसमें से मेघा निकलते हैं, यानी मेढक निकलते हैं, तो वो कहाँ से सांस लेते हैं? जमीन के अंदर त्वचा से सांस ले लेते हैं। इसी क्रम में अगर हम केवल जलीय जीव की बात करें, जलीय जीव का मतलब ये ऐसे जीव जो केवल पानी में ही रहते हैं, जैसे मछली वगैरह हो गया, वे सांस को कैसे लेते हैं? गिल्स से। कैसे लेते हैं? गिल्स। गिल्स का मतलब क्या है? आपका गलफड़ा। गलफड़े से सांस ले लेते हैं। गलफड़ा का मतलब समझते हैं? जो मछलियां सांस लेते अपने गिल्स से बगल लगा होता है, वो गलफड़ा होता है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। श्वसन क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। स्तनधारी फेफड़े से सांस लेते हैं, कीट सांस नली से सांस ले लेते हैं, मेढक पानी में रहते हैं तो फेफड़े से सांस लेते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं तो त्वचा से सांस लेते हैं, जलीय जो पानी के अंदर रहते हैं वो गिल्स से यानी गलफड़े से सांस लेते हैं। बात क्लियर है? तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें जो हमारा श्वसन तंत्र है, इसके अंदर अगर हम स्पेशली देखें तो हम फेफड़े के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? फेफड़े के बारे में। तो इस फेफड़े के बारे में अगर हम ध्यान से समझें तो जो फेफड़ा होता है इसकी कुछ कैपेसिटी होती है, यानी हम सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, दो प्रकार से लेते हैं। एक, हम जैसे आर्मी में कोई भर्ती जाता है दबा के खींचता है, एकदम सांस सीने को फूला लेता है, क्योंकि वहाँ पे चेस्ट को नापा जाता है। तो एक तो इस प्रकार का हो गया। एक जनरली हम जो सांस लेते हैं, जनरली का मतलब क्या? जैसे आमतौर पर अभी हम सांस ले रहे हैं, टहलते रहते हैं, बैठे रहते हैं, जिस तरह से सांस लेते हैं जनरली है। तो जो सामान्यतः रूप से हम सांस लेते हैं उसे हम टाइडल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइडल वैल्यू। टाइडल वैल्यू। टाइडल वैल्यू का मतलब क्या है? जो हम जनरली सामान्य रूप से सांस लेते हैं, अगर इसको हम देखें तो हम एक बार में 500 ml सांस खींच सकते हैं। 500 ml का मतलब क्या? आधा लीटर, करीब आधा लीटर हवा जो है हम एक बार में सांस, जैसे हम जनरली बैठे हैं सांस ले रहे हैं, तो एक बार में जो हमारे फेफड़े होते हैं वो आधा लीटर सांस ले लेते हैं। और आधा लीटर सांस लेने के बाद जब वो सांस लेते हैं तो उसी आधा लीटर में उनका काम हो जाता है, यानी 500 ml में काम हो जाता है, जितनी उनकी आवश्यकता रहती है। लेकिन अगर टोटल लंग कैपेसिटी देखें, कुल टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब ये है कितनी क्षमता है, जितना हम भर सकते हैं। टाइडल वैल्यू का मतलब जनरली जितनी जरूरत है। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब लंग्स में फेफड़ा होता है, टोटल मीन्स कुल, कैपेसिटी मीन्स क्षमता। फेफड़े की कुल क्षमता कितनी होती है? वो आपकी होती है 6000 ml। 6000 ml, यानी अगर हम चाहें तो 6000 ml का मतलब क्या? 6 लीटर। 6 लीटर सांस को अपने फेफड़े में भर सकते हैं एक बार में। अगर हम चाहें तो 6 लीटर सांस अपने फेफड़े में डाल सकते हैं। ये हमारा कहलाता है टोटल लंग कैपेसिटी। लेकिन जनरली हम लेते कितना है? 500 ml।
कितना लेते हैं, 500 ml लेते हैं। बात क्लियर है? चलिए देखिए, जब हम सांस को लेते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, सांस लेने के बाद क्या कंडीशंस होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, सांस जो हम लेते हैं वो दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से का मतलब ये है, एक होता है निःश्वसन, निःश्वसन, और दूसरा होता है निःश्वसन। क्या होता है, निःश्वसन। ध्यान देना, ये भी आपका दो प्रकार के होता है, एक होता है श्वसन, दूसरा होता है श्वासोच्छ्वास। क्या होता है, श्वासोच्छ्वास। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारा इसमें आ जाता है श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास। और एक होता है श्वसन। श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर आपसे पूछ लेता है हाई स्कूल की किताबों में कि श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो श्वासोच्छ्वास दो प्रकार का होता है, श्वसन को मैं भी समझा देंगे। श्वसन जो होता है वो आंतरिक क्रिया, आंतरिक क्रिया का मतलब कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में होता है, और जो श्वासोच्छ्वास होता है वो बाह्य क्रिया होती है। पहले बाह्य क्रिया को हम समझ लेते हैं, फिर आंतरिक क्रिया को समझते हैं, ठीक। तो निःश्वसन, देखिए निःश्वसन का मतलब ये है कि जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस ले रहे हैं तो निःश्वसन, और जब सांस को हम छोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है, निःश्वसन। निः का मतलब निकाल देना, सांस लेना, निःश्वसन सांस को छोड़ देना, निःश्वसन। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर कौन कौन सी गैसें जाती हैं भैया, एक तो नाइट्रोजन होता है जो 78% होता है हमारे वायुमंडल में। ऑक्सीजन होता है O2 जो कितना होता है, 21% होता है। अगर हम अपने पूरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 0.03% ही मौजूद होता है, फिर भी इतनी अधिक मात्रा में कार्य करता है, यानी इतना खतरनाक होता है। सोचिए, पूरे वायुमंडल में हमारे 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन दुनिया इसी से परेशान है। चलिए, तो निःश्वसन का मतलब सांस लेना। तो वायुमंडल में हम ऐसे ही तो सांस लेते हैं, तो जितनी गैसें हैं सांस लेंगे वो सब गैसें भी तो हमारे अंदर जाएंगी। तो जब सांस लेते हैं कौन सी गैस जाती है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाता है। सांस तो हमने ले लिया। अब हम सांस को छोड़ेंगे, सांस को क्या करेंगे, हम छोड़ेंगे। तो जब सांस को हम छोड़ेंगे तो ऐसी क्रिया में होगा क्या, वो कहलाएगा निःश्वसन। लेकिन ध्यान देना, नाइट्रोजन गया था 78%, आता भी है 78%। कितना आता है, 78%। जितना हमने नाइट्रोजन लिया था उतना नाइट्रोजन बाहर निकल गया। इसका मतलब क्या, नाइट्रोजन की हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर आपका ऑक्सीजन 21% हमने लिया, लेकिन जो ऑक्सीजन है जब रिटर्न आता है तो 17% बच जाता है, यानी 4% गायब। ध्यान देना, इसमें 4% का हेरफेर होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया था 0.03%, वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है 4.6 लगभग इतने परसेंट, 4.6% के आसपास ये बाहर निकल जाता है। तो बात क्लियर है। अब ध्यान देना, इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। हमारे शरीर को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिल गया। तो जब 21% ऑक्सीजन हमने सांस लिया तो जो ऑक्सीजन थी 4% ऑक्सीजन हमारे शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, जिसकी हमें आवश्यकता होती है। यानी हम जीवित रहते हैं ऑक्सीजन की वजह से, जो हमारी कोशिकाओं को जीवित रखता है। तो ये जो ऑक्सीजन थी 17% बचा, यानी 4% एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब बात आती है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने 0.03% लिया था, फिर इतना बढ़ कैसे गया सर। बढ़ इस वजह से गया क्योंकि हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी कोशिका में जाता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में आपका क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके दौरान एक दहन होता है, वहाँ से कुछ ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा का मतलब ये वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है, और जो ऑक्सीजन होता है हमारे शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यानी दहन के दौरान वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, जहाँ पे 38 एटीपी मिल के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड खून को दे दिया जाता है, खून ही तो दौड़ता है। आगे जब हम आपको ब्लड पढ़ाएंगे, हार्ट पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि हार्ट और फेफड़ा दोनों एक से रिलेट करते हैं, ठीक। तो अभी यहाँ के लिए आप समझिए, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से निकला उसको हम क्या कर देते हैं, इसी में मिला देते हैं। मिलाने के बाद ये बाहर आ जाता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब गया। जब सांस छोड़ते हैं तो क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है, और आपका नाइट्रोजन भी आता है। अब ध्यान देना, जब कोई व्यक्ति को
कुछ हो जाता है तो हम मुंह लगा के सांस देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता है लेकिन 17% ऑक्सीजन भी तो निकलता है। हमारे मुंह से 17% ऑक्सीजन भी निकलता है, जो कि हमारे शरीर को आवश्यकता कितने परसेंट की है? 4% की। 4% की आवश्यकता होती है, तो 17% ऑक्सीजन निकलता है, जिससे उस व्यक्ति की जान को हम बचा सकते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है। तो आपको समझ में आ गया श्वासोच्छ्वास क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर की क्रिया, ये बाह्य क्रिया है। सांस लेते हैं तो जो गैसें जाती हैं, ये सारी चीज़ें, और जब सांस छोड़ देते हैं तो गैसें बाहर निकल जाती हैं। क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। इसी में आपका श्वसन आ जाता है। श्वसन क्या होता है? हम ऐसे आपको डायरेक्टली समझा दें। यहाँ पे श्वसन आप समझ लीजिएगा। श्वसन, श्वसन का मतलब ये है, ये हमारी कोशिका में होता है। कहाँ होता है? कोशिका में। श्वसन हमारी कोशिका में होता है। श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर पूछता है। कोशिका में श्वसन का मतलब ये है, जब हम सांस लिए तो हमारे फेफड़े में ब्लड रहता है। वो ब्लड क्या करता है? उसको लेके जाता है, किसको? ऑक्सीजन को, और लेके छोड़ देता है हमारे हर एक कोशिका के अंदर। जब ऑक्सीजन कोशिका में जाता है तो वहाँ पे क्रेब्स चक्र के दौरान जो ऊर्जा निकलती है, वहाँ पे जब इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तो वो कहलाता है श्वसन। यानी जिस ऊर्जा के थ्रू हमारी कोशिकाएं जीवित हैं। दो जगह सांस लिया जाता है, एक हमारे फेफड़े में, एक हमारी कोशिकाओं को भी सांस की आवश्यकता होती है। तो वो ऑक्सीजन जब हमारी कोशिका में पहुंचता है तो उसकी वजह से हमारी कोशिकाएं जीवित रहती हैं। तो ये कहलाता है श्वसन। क्या कहलाता है? श्वसन। और जब हम उसी सांस जो हमारे फेफड़े में क्रिया हो रही थी, वो होता है श्वासोच्छ्वास। यानी श्वसन की क्रिया हमारी कोशिकाओं में होती है, जो ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है, और श्वासोच्छ्वास की क्रिया हमारे फेफड़े में होती है, जो हम सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको श्वसन और श्वासोच्छ्वास समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम फेफड़े के बारे में अब समझते हैं, उसके कितने पार्ट हैं और कैसे कैसे हैं। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। देखिए, जो हमारा फेफड़ा होता है वो कई पार्टों में बटा होता है। जैसे पहला होता है हमारा नासा छिद्र, नासा छिद्र। दूसरा होता है नासा कपाट, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट। फिर होता है आपका फायरिंग्स, फायरिंग्स। फायरिंग्स। तीसरा होता है आपका लैरिंग्स। चौथा होता है आपका ट्रैकिया। पांचवा होता है आपका ब्रोंकाई। छठवां होता है आपका ब्रैंकुलस। आठवां आपका होता है एल्वली, एल्वियोली, एल्वियोली जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आपका आता है ब्लड, ब्लड के बाद आपका आता है सेल, सेल के बाद आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये इतने पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके श्वसन तंत्र में? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या हमारा नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकुलस, एल्वली, ब्लड और सेल। कौन कौन से आपके? नासा छिद्र, नासा का पार्ट, इसके बाद फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकुलस, एल्वली, ब्लड एंड सेल। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, अदर पार्ट आपके आ जाते हैं। तो फायरिंग्स जो होता है इसे हम कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। लैरिंग्स इसे हम स्वर तंत्र कहते हैं, स्वर तंत्र कहते हैं। ट्रैकिया ये आपकी विंड पाइप होती है। एल्वली जो होता है आपका कूपिका होता है। क्या होता है? कूपिका, इसे हम फुफ्फुस कूपिका भी कह सकते हैं। ब्लड आपका खून सेल आपकी कोशिका होती है। तो चलिए हम एक बार फेफड़े का स्ट्रक्चर बना के फिर आपको समझाते हैं। देखिए, ये है हमारा फेफड़ा। इसमें से दो पार्ट बन जाते हैं इस प्रकार से। ये जो पार्ट होता है इसमें से भी कई पार्ट आपके निकले हुए होते हैं। इनका भी नाम अलग होता है, इनके भी नाम रख रखा है सब लोगों ने, है नहीं? चलिए देखते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से। बात क्लियर है? इसमें आपका कुछ इस प्रकार से संरचना बनी रहती है। अच्छा, इसके पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपने नहीं पढ़ा तो उस वीडियो का लिंक भी 3 पार्ट में बना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है? तो यहाँ पे समझिए, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे यहाँ पे जाता है गले पे। गले के पास आप एक अलग से स्ट्रक्चर में समझिएगा, जब इस प्रकार से पाइप आती है तो यहाँ से 2 रास्ते बंट जाते हैं। एक रास्ता इस प्रकार से, एक रास्ता इस प्रकार से। ध्यान देना, ये वाला जो रास्ता होता है ये भोजन का रास्ता होता है। कौन सा होता है? भोजन का। और ये वाले जो रास्ते होते हैं वो श्वास नली वाली होती है। कौन सा?
श्वास नली वाली होती है। ये वाली जो पाइप आपको दिख रही है ये वाली पाइप है, ये पाइप आपकी कौन सी है, ये वाली है, और ये भोजन जाता है। ध्यान देना, जब हम खाना खाते हैं तो भोजन यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक पार्ट लगा होता है जिसे हम एपिग्लोटिक्स कहते हैं, एपिग्लोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिक्स। ये भोजन को रोक के रहता है, यानी ये गेटमैन का कार्य करता है। गेटमैन का कार्य का मतलब क्या, इस वाले पार्ट पे जब भोजन आता है तो ये इधर चला आता है, भोजन यहाँ से हो तो ये हमारे पेट में चला जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो एपिग्लोटिक्स इधर खिसक जाता है और ये वाला रास्ता खाली कर देता है, जिससे सांस हमारे अंदर आता है। कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ सोच रहे होते हैं, ऐसी कंडीशन में पहली बात तो इसको ब्रेन कंट्रोल करता है। अब सोच रहे हैं तो जो हम खाना खा रहे हैं, अब खा रहे हैं तो इसमें कंडीशन क्या है कि सांस भी तो उसी टाइम पे लेते हैं, अब दिमाग कहीं और व्यस्त है। अब जो एपिग्लोटिक्स है, अब ये ब्रेन से ये कहेगा कि जो आ रहा है ये भोजन है कि ऑक्सीजन है, कुछ बताएगा। जब ये ब्रेन कुछ नहीं बताता, क्यों, क्योंकि ब्रेन तो कहीं और व्यस्त है, किसी और काम के लिए सोच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होने के बाद बाई चांस कभी काल ये इधर ना आके इस साइड चला जाता है भोजन की तरफ, तो भोजन के जब पार्टिकल होते हैं कहाँ चला जाता है, हमारे फेफड़े में। अब फेफड़े में आएगा तो इस वाले पाइप में आएगा, और जैसे ही इस पाइप में आएगा ये पुश करेंगे, ये फेफड़े क्या करेंगे, पुश करेंगे, और तब तक पुश करेंगे जब तक ये बाहर ना निकल जाए। यानी आपको खांसी आने लगेगी, हिचकी आने लगेगी, तब तक आएगी जब तक यहाँ से निकलने वाले ये पार्टिकल जो बाहर नहीं आ जाते। तो यहाँ पे गेटमैन का कार्य कौन करता है, एपिग्लोटिक्स, यानी भोजन और श्वास के रास्ते को अलग करने का कार्य कौन करता है, एपिग्लोटिक्स करता है। एपिग्लोटिक्स, 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 ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा, ठीक। एपिग्लोटिक्स भोजन और सांस के रास्ते को अलग करता है। भोजन निकलेगा तो सांस के रास्ते को बंद कर देगा, सांस लेंगे तो भोजन वाले रास्ते को बंद कर देगा। कभी ऐसा नहीं होता कि आप खाना भी खाते रहो और सांस भी लेते रहो। आजमाना, सांस भी लो खाना भी खाओ, ऐसा नहीं हो सकता। खाना खाएंगे तो सांस आपका बाहर ही आ सकता है, आप सांस उस टाइम पे नहीं ले सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वाली पाइप आपकी ये है। अब एक एक के बारे में हम समझते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, पहला आपका क्या है, नासा छिद्र। नासा छिद्र का मतलब क्या, ये जो हमारे पार्ट है ना, सांस यही तो लेते हैं, सांस को खींचने का काम कौन करता है, नाक से नहीं खींचते हम, फेफड़े से खींचते हैं। दम फेफड़े में, फेफड़ा खींचता है, ठीक। और जब फेफड़ा खींचता है तो ये नासा छिद्र, इस नासा छिद्र में क्या होते हैं, बाल होते हैं, सबको पता होगा। नाक में क्या होते हैं, बाल होते हैं। तो ये बाल क्या करते हैं, धूल मिट्टी के कणों को रोक के रखते हैं। जैसे हम सांस लिए तो धूल मिट्टी कण जाते हैं, तो यहाँ पे ये रुक के रखते, बाल रोक के रखता है। इसके बाद नासा कपाट आ जाता है। नासा कपाट जस्ट आपके यहाँ पे होता है, इस वाले टिप पे होता है, और यहाँ पे म्यूकस होता है। नासा कपाट में क्या होता है भैया, म्यूकस। म्यूकस का मतलब ये है कि चिपचिपा सा पदार्थ, लेई की तरह, गोद की तरह चिपचिपा पदार्थ होता है। तो जो भी धूल के कण हमारे इस बालों से बच रखे हैं वो यहाँ पहुँच जाते हैं, तो उस चिपचिपे वाले पदार्थ में आके चिपक जाते हैं। अभी गेहूँ के समय में गेहूँ दाओ या फिर उसको काटो, फिर देखो क्या होता है, सब गर्दे अंदर जाते हैं हमारे नाक में। जब उसको हम बाहर निकालते हैं, छिनकते हैं, तो ऐसी कंडीशन पूरा काला काला हो जाता है, क्योंकि धूल के जो कण होते हैं गर्दे के, वो सभी इसी में बैठ जाते हैं। क्योंकि हमारे फेफड़े को शुद्ध हवा चाहिए, उसमें कचरा नहीं होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये नासा कपाट क्या कर देता है, सुरक्षा करता है धूल मिट्टी से। तो दो चीज़ें, नासा छिद्र, नासा कपाट। नासा छिद्र में बाल होते हैं, नासा कपाट में म्यूकस होता है जो धूल मिट्टी को जाने से बचाता है। फिर इसके बाद आपका जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स में होता है ग्रसनी। ग्रसनी का मतलब ये है जहाँ पे भोजन और हवा दोनों एक साथ मिलते हैं। भोजन हम खाना खाते हैं, यहाँ पे आता है, सांस भी लेते हैं, दोनों यहाँ से। बेशक भगवान ने दो अलग रास्ते बना रखे हैं, लेकिन ये दोनों जाके मिलते यहीं पे हैं, ये दोनों जाके यहीं पे मिलते हैं। बात क्लियर है। अगर मान लो भगवान ये बना देता कि आपको केवल नाक से ही सांस लेना है, मुँह से नहीं लेना है, और जुकाम हो जाता, तब क्या होता। ऐसी कंडीशन में तो मौत पक्की थी। इस वजह से भगवान भी क्या था, तो उसने क्या किया कि यहाँ पे नाक से और मुंह से दोनों को रास्ते बना दिया कि आप सांस को दोनों से सांस ले सकते हो। अंदर आपके एक एपिग्लोटिक्स लगा दिया ताकि वो क्या करे, इधर उधर सांस और भोजन को अलग अलग कर सके। तो नासा कपाट आपको समझ में आ गया। फेरिंग्स भी समझ में आ गया। ग्रसनी जहाँ पे भोजन और एयर दोनों साथ में मिलते हैं। दोनों साथ का मतलब क्या, फूड प्लस एयर, हवा और भोजन साथ में मिलते हैं, उसे ग्रसनी कहते हैं। इसके बाद आपका था लैरिंग्स। लैरिंग्स में स्वर तंत्र। स्वर तंत्र का मतलब क्या है, ये जो गला है ना, यहाँ पे ये स्वर तंत्र होता है। यहीं से हमारी आवाज़ जो हम बोल पाते हैं, यहीं से बोल पाते हैं। स्वर तंत्र, ये कंठ हमारा, इसी को दाब दोगे तो बोल नहीं पाओगे। कभी ट्राई करना इसको दाब के बोलने का, तो आप बोल नहीं पाओगे। तो इसी को हम कहते हैं लैरिंग्स, स्वर तंत्र। इसके बाद ट्रैकिया आ जाता है। ट्रैकिया आपका ये है, ध्यान देना, ये सी के आकार की इसमें कार्टिलेजी संरचना होती है। क्या होती है, कार्टिलेजी संरचना। कार्टिलेजी
संरचना होती है सी के आकार की, ये फूड पाइप को क्या करता है, रोक के रखता है। फूड पाइप को ये रोक के रखता है ताकि कोई भी चीज़ खाई पचक ना जाए आपस में। पचकने का मतलब ये है, अगर कोई चीज़ जैसे पाइप है वो आपस में चिपक जाएगा तो सांस कैसे ले पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन उसको मोटा बनाया जाता है। इस प्रकार से ट्रैकिया बना होता। ये ट्रैकिया जो हमारा कार्टिलेज संरचना होती है, जैसे एक पुराने ज़माने में पाइप आती थी हरे कलर के, टिल्लू लगाते थे हरे वाली, वैसे लच्छेदार बनी रहती थी, तो उसको कितना भी दाबो पचकता नहीं था। तो उस प्रकार से संरचना होती है ताकि इसको ये फुला के रखें। इसके बाद आपका आता है ब्रोंकाई। अब ध्यान देना, यहाँ पे था इससे इंपॉर्टेंट शुरू होता है। एक है तो आपका क्या है ये ट्रैकिया, ये दो भागों में बट गया क्या कहलाया, ब्रोंकाई। दो भागों में बट गया क्या कहलाया, ब्रोंकाई। और अंदर आके ये कई भागों में बट गया क्या हो गया, ब्रोंकुलस। ब्रोंकाई ब्रोंकुलस ब्रोंकुलस, ये ब्रोंकाई ये ब्रोंकुलस। ध्यान देना, यहाँ से हमारा शुरू होता है क्या, ट्रैकिया। एक आया सीधा ट्रैकिया, दो में बटा ब्रोंकाई, अनेक में बटेगा ब्रोंकुलस। एक ट्रैकिया, दो में बटा ब्रोंकाई, कई पार्टों में बट गया ब्रोंकुलस। ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंकुलस, ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंकुलस। तो ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंकुलस। अब ध्यान देना, ये ब्रोंकुलस जब अंदर आता है तो इन ब्रोंकुलस में हम देखते हैं ऐसे लच्छेदार गुब्बारे नुमा संरचना होती है बहुत सारी, अंगूर के गुच्छे की तरह, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वेलाई कहते हैं, कोपिका कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वेलाई, कोपिका कहते हैं। इसी के अंदर सांस आपका आके एब्जॉर्ब होता है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उस तरह से इसमें संरचना बनी होती है, जिसमें सभी आपके जो सांस लेते हैं जितनी भी मात्रा होती है वो सब इसी में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये फूल जाते हैं। तो फूलने के बाद इसके अंदर ध्यान देना ब्लड आता है। अगला स्टेप क्या है, ब्लड। तो इसी एल्वेलाई के, इसी आपके कोपिका एल्वेलाई के अंदर इसे हम एल्वेओली कहते हैं, ब्लड आता है। तो जब ब्लड आएगा तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, तो ध्यान समझिएगा, जैसे ही ब्लड इसमें आया हमने सांस लिया, सांस लेते समय ध्यान देना यहीं पे दो चीजें होती हैं, एक O2 एक CO2। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं एक बार आपको ये बता दूं कि आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, एक बार रिवाइज करवा दूं आपको। सबसे पहले क्या होता है, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, स्वर तंत्र लैरिंग्स, फिर एक पाइप ट्रैकिया, दो में ब्रोंकाई, अनेक में ब्रोंकुलस, फिर गुब्बारे नुमा संरचना क्या है, एल्वेओली, एल्वेओली। इसके बाद आपका आ जाता है ब्लड एंड सेल आ जाता है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करके फिर आपको एक एक के बारे में समझाता हूँ। चलिए देखिएगा, ये वाली जो संरचना होती है इसमें आता क्या है, ब्लड आता है भैया। क्या आता है, ब्लड। ब्लड में होता क्या है हमारा, HB होता है। HB का मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का रंग, खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक, हमारे खून में HB जो होता है ये गैसों का विनिमय करता है। विनिमय का मतलब ध्यान देना, गैसों का विनिमय कौन करता है, हमारा RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पस, जिसमें HB होता है हीमोग्लोबिन। गैसों का विनिमय हीमोग्लोबिन करता है, यही ऑक्सीजन को ले जाता है, ऑक्सीजन को लेके आता है। गैसों का विनिमय का मतलब आदान प्रदान करना, विनिमय का मतलब क्या, आदान प्रदान। अब ध्यान देना, जो ब्लड इसमें टहल रहा है, अब जैसे हमने सांस लिया तो इसमें ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन अंदर गया, इनके अंदर हर एक पार्ट के अंदर गया, तो इस ब्लड में क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। तो ये जो हमारा HB है, जैसे इसमें O2 मिला, ये ब्लड हो जाता है हमारा प्योर। क्या हो जाता है, प्योर। प्योर का मतलब शुद्ध, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, यानी प्योर ब्लड हो जाता है, शुद्ध खून हो जाता है। बात क्लियर है। अब जैसे हमने सांस लिया, हमारे खून में ऑक्सीजन मिल गया। अब ये ऑक्सीजन हमारे जाएगा कोशिकाओं में। कहाँ जाएगा, कोशिकाओं में। हमारी कोशिका के हर एक पार्ट में जाएगा और सबको ऑक्सीजन देता चला जाएगा। कितने % ऑक्सीजन आता है, 21%। लेता कितना है, 4%। तो हर एक पार्ट में हमारा ब्लड जाएगा और सबको ऑक्सीजन बांटता चला जाएगा। सबको ऑक्सीजन बांटने के बाद क्या करेगा, उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले लेगा। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेने के बाद ध्यान देना, फेफड़े से कहाँ गया, हमारे शरीर में। शरीर में जब पहुंचा तो वहां से जब सबको बांट दिया, तो बांटने के बाद इसका ऑक्सीजन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब खत्म होने के बाद जब वो रिटर्न आता है ब्लड, तो ध्यान देना HB अभी भी तो है, हीमोग्लोबिन अभी भी है, लेकिन अब इसके अंदर क्या है, CO2 की मात्रा है। हालांकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी है, लेकिन इसमें अब CO2 भी मिक्स हो गया है। कितने %, 4.6%, 0.03% तो हमने लिया ही था। तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिला तो प्योर हो गया। प्योर होने के बाद जब वो ब्लड रिटर्न आने लगा, अब रिटर्न कैसे आता है आपको हार्ट में पढ़ना अगले पार्ट में। ठीक, तो जब ब्लड रिटर्न आता है तो उसमें मिल क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। किसके द्वारा, क्रेब्स चक्र के दौरान। यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो इसी को कहा जाता है इम्प्योर ब्लड। क्या कहा जाता है,
इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब क्या होता है भैया? अशुद्ध। क्या? अशुद्ध। तो अशुद्ध ब्लड का मतलब क्या? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया हो। ऑक्सीजन मिला तो प्योर, कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो इम्प्योर। यानी शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त जिस ब्लड में, ध्यान देना, शुद्ध रक्त का मतलब यानी साफ हो, अशुद्ध का मतलब उसमें गंदगी हो। शुद्ध रक्त से बस इतना सा तात्पर्य है कि अगर आपके खून में ऑक्सीजन मिल गया तो आपका ब्लड शुद्ध हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो आपका ब्लड अशुद्ध हो जाता है। बात क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आपका ये ब्लड क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। बात क्लियर है? तो ध्यान देना, ये ब्लड एक सेकंड में शुद्ध, एक सेकंड में शुद्ध होता है। समझिएगा, हमने सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर गया, ब्लड में मिला, खून शुद्ध। सांस छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, ब्लड क्या हो गया? अशुद्ध। यानी सांस लेते ही ऑक्सीजन मिल जाता है, ब्लड शुद्ध हो गया, सांस छोड़ते ही अशुद्ध हो गया। बात क्लियर है? क्योंकि जैसे ऑक्सीजन लेते हैं तो अंदर जाके सबका यूज इस्तेमाल हो जाता है, बच जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो अशुद्ध हो जाता है, और सांस छोड़ते हैं तो अशुद्ध जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो बाहर निकल जाती है। अब ध्यान देना, समझने होता कैसे। सांस लिया, ब्लड में मिला, ब्लड ने भेजा पूरे शरीर को, पूरे शरीर में ऑक्सीजन दे दिया तो क्या हो गया? ब्लड शुद्ध। अब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया, ब्लड हमारे पूरे शरीर में पहुँचने के बाद ब्लड ऑक्सीजन तो ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया, ब्लड क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अब ये अशुद्ध ब्लड फिर इसी में आएगा, जब इसमें आएगा तो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बाहर निकल जाएगी सबसे। क्या निकल जाएगा? सबसे बाहर निकल आ जाएगी, और बाहर निकलने के बाद इस मार्ग से हमारे सांस से बाहर निकल जाएगी, नासा छिद्र से। बात क्लियर है? तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी अधिक होती है, क्योंकि हमारे शरीर से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को भी सांस के अंदर लेते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम ग्रहण करते हैं, और जिसकी हमें आवश्यकता होती है, किसकी? ऑक्सीजन की। बात क्लियर है? तो ये आपका फेफड़ा था। अब ध्यान देना, इस फेफड़े के अंदर, जैसे इंपॉर्टेंट बात, सांस तो ले लिया, इतनी ताकत है, लेकिन इस फेफड़े में इतना दम ही नहीं है कि इसको पुनः से पुश करके छोड़ सके। तो इसके लिए यहाँ नीचे एक पार्ट लगा होता है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? डायाफ्राम कहते हैं। इसका नाम डायाफ्राम है। डायाफ्राम, ये जो डायाफ्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। एक तो ये हड्डी का नहीं होता, ये मांस का बना होता है, लेकिन काफी ठोस होता है। जब ये सांस ले लेता है तो डायाफ्राम इसको पंप करता है। पंप करने का मतलब जब डायाफ्राम इसको पुश करेगा तब ये सांस छोड़ पाता, वरना सांस नहीं छोड़ पाता। कभी काल ऐसा होता है, अगर एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया कस के, तो हमारा डायाफ्राम टूट जाता है। टूटने से क्या होगा? आप सांस ले नहीं पाओगे। अब कुछ कहेंगे सर, चिल्लाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो भैया आप बोल भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपके शरीर के अंदर हवा है, ऑक्सीजन है, या कोई भी चीज़ है हवा के रूप में, तभी तक आप बोल सकते हो, अन्यथा बोल नहीं पाओगे। इसी को देखते हुए आपके बांसुरी, बीन वगैरह बनाया गया है, क्योंकि जब हम हवा देते हैं तभी उसको उंगलियां चलाने पे वो ध्वनि निकालते हैं। कभी आप ऐसा करो कि आप पूरी सांस को छोड़ दो, इसके बाद बोल के दिखाओ, बोल पाते हो? नहीं बोल पाओगे, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या है, जैसे ये आपका डायफ्राम टूटेगा, आपका फेफड़ा फिर से हवा छोड़ ही नहीं पाएगा, ये पुश ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही तो दबाता है इसको सांस छोड़ने के लिए। तो ये पुश नहीं कर पाएगा, तो ये जो हवा है वो बाहर जाएगा नहीं, हवा बाहर जाएगा नहीं तो आप बोल पाओगे नहीं। एंड टूटने के बाद जैसे हो वैसे ही पड़े रहोगे, आपकी धीरे धीरे मृत्यु हो जाएगी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। बात क्लियर है? चलिए, तो डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब देखिए, एक बात आती है, अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल का मतलब महिलाओं की, अगर वो गर्भवती महिलाएं हैं तो नीचे तो क्या रहेगा? उनका चाइल्ड रहेगा, तो डायफ्राम तो नीचे आएगा नहीं, क्योंकि चाइल्ड के ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो ऐसी कंडीशन में महिलाओं की जो रिप्स होते हैं, रिप्स यानी पसलियाँ होती हैं, वो पसलियाँ उसको फैलाने और सिकोड़ने का काम करती हैं। यानी डायफ्राम का काम कौन करती है? गर्भवती महिलाओं में पसलियाँ करती हैं। अगर पसलियाँ टूट गई तो उनकी मौत 100% निश्चित है। बात क्लियर है? भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो कभी, लेकिन पढ़ाना जरूरी है आपके लिए। तो ये था आपका पूरा श्वसन तंत्र। बात समझ में आ गई? एक बार मैं फिर से आपको पूरा रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले क्या होता है? नासा क्षेत्र, जिसमें बाल होते हैं, नासा का पार्ट जिसमें म्यूकस होता है, धूल मिट्टी को रोकते हैं। फिर हमारी ग्रसनी होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन, भोजन और हवा एक साथ मिलते हैं। फिर आपका फेरिंग्स जिसे हम कहते हैं ग्रसनी को ही। फिर आपका लैरिंग्स होता है, स्वर तंत्र, जिसकी मदद से हम बोलते हैं। फिर आपका ट्रैकिया होता है, एक पाइप जो आती है ट्रैकिया, इसमें कार्टिलेज संरचना होती है ताकि ये आपस में चिपके ना, वही एक ही
दो भागों में बट गया, ट्रैकिया दो भागों में बटा तो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई अलग अलग भागों में बट गया तो ब्रोंकुलस, ब्रोंकुलस के लास्ट पार्ट में गुब्बारे नुमा गुच्छे नुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वेओली कहते हैं, यानी कूपिका कहते हैं। इसके बाद इस कूपिका के अंदर हमारा ब्लड आता है, जब हम सांस लेते हैं तो कूपिका में ऑक्सीजन भर जाता है, ब्लड हमारा उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे हर एक पार्ट में भेज देता है, जहाँ से ऑक्सीजन देने के बाद वहाँ से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके पुनः फेफड़े में लाता है, डायाफ्राम पुश करता है और वो हवा के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इतनी सी इसकी कहानी थी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ समझ लेते हैं। हमने आपको टाइडल वैल्यू बता दिया, तो टाइडल वैल्यू बता दिया, तो यहाँ पे ध्यान देना, जब हम एक तो यहाँ से क्या क्लियर होता बच्चों कि हम जब सांस लेते हैं तो अकेले ऑक्सीजन नहीं लेते, प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते, उसके साथ और भी कई सारे गैसें होती हैं। तो और भी कई सारे गैसें होती हैं, जिसका मतलब क्या है, जब हम ध्यान देना ऊंचाई पे जाते हैं, कहाँ पे, ऊंचाई पे, जैसे पहाड़ पे चले गए, मान लो पहाड़ पे अगर हम जाते हैं तो हमारा जो एक तो ध्यान समझिएगा ऑक्सीजन तो होता ही होता है, इसके साथ नाइट्रोजन गैस मिला दी जाती है। ठीक, जब हम गहराई में जाते हैं, कहाँ गहराई में जाते हैं तो ऑक्सीजन होता है, इसके साथ भी आपको नाइट्रोजन मिला दिया जाता है। लेकिन जब हम गहराई का मतलब समुद्र में, लेकिन जब हम समुद्र के अंदर कम से कम 300 फीट की गहराई में जाते हैं तो हमारे ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है। ऐसा क्यों है भैया? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर को, हमारे फेफड़ों को केवल ऑक्सीजन लेने की आदत नहीं पड़ी है। जब हम सांस लेते हैं तो अन्य भी गैसें हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, तो अन्य गैसें भी प्रवेश करती हैं, तो यानी हमारे फेफड़े को आदत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर अकेला आप लेंगे तो ऑक्सीजन बाहरी होता है, आपके फेफड़े पे चोट भी लग सकती है, जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इतना मजबूत फेफड़ा नहीं होता, बहुत कमज़ोर होता है। ठीक, बस हड्डियाँ उसको मजबूत बनाती हैं बाहर से सुरक्षा प्रदान करके। तो जब ऊंचाई पे हम जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस मिला लेते हैं, गहराई में आते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस मिला लेते हैं। लेकिन जब बहुत गहराई समुद्र के अंदर जाते हैं 300 फीट के भी नीचे, तो वहाँ पे समुद्र का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई प्रेशर की वजह से उसमें क्या मिला दिया जाता है, हीलियम मिला दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हम समझते हैं अगर मरीज कभी सीरियस हो जाता है, सीरियस का मतलब आईसीयू में उसको भर्ती कर देते हैं, तो क्या होता है जान समझिएगा। आईसीयू में, आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। क्या, आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर का मतलब ये होता है उस अगर रूम में आपको भेज दिया गया इस यूनिट में, तो एक व्यक्ति परमानेंट वहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे जब बहुत सीरियस होता है तब भेजा जाता है। अच्छा, सीरियस भी दो प्रकार के होते हैं, इसमें जो जाते हैं वो दो प्रकार से सीरियस होते हैं। एक क्या होता है कि जो परेशान तो हैं लेकिन उन्हें ऑक्सीजन की उतनी आवश्यकता नहीं है, जब वो सांस लेते हैं तो उनको ये मास्क लगा दिया जाता है, पाइप को यहीं पे रख दिया जाता है जिससे वो आराम से सांस ले सके। तो क्या होते हैं, ये फर्स्ट प्रकार के होते हैं। लेकिन सेकंड प्रकार के, अच्छा, इसमें जो ऑक्सीजन दिया जाता है इसके अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी दे दिया जाता है। आईसीयू में जब जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन गैस दिया जाता है। तो एक नॉर्मल होते हैं, जैसे थोड़े बहुत परेशान हैं तो उनको मास्क लगा दिया जाएगा वो ऑक्सीजन वाला, या फिर यहाँ पे पाइप रख दिया जाएगा, नए कैटेगरी का आया है, वहाँ से वो सांस ले लेंगे। लेकिन जो बहुत सीरियस होते हैं, जिनके फेफड़े खींच नहीं सकते इतनी दूर से, तो उनके नाक के द्वारा पाइप डाल दी जाती है। वो पाइप इनके अंदर से रहता है फेफड़े के पास ट्रैकिया तक उसको छोड़ दिया जाता है, ताकि उस ऑक्सीजन को उस पाइप के माध्यम से फेफड़े तक पहुंचाया जाए कि फेफड़े को मेहनत ना करनी पड़े। ऐसी कंडीशन में भी उस व्यक्ति की जान बच सकती है, क्योंकि जब बहुत सीरियस होता है तो उसको कहाँ पहुंचाया जाता है, फेफड़े पे। और इनको जिस मशीन पे रखा जाए तो उसे हम वेंटिलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं सीरियस मरीजों के लिए, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन गैस दिया जाता है। यहाँ पे आपका आपका श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है, फेफड़ा। इसके बारे में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बाद फिर हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के बारे में धीरे धीरे ऐसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी, हम सारी चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे। ठीक, और हाँ, जल्द ही आपका कोशिका का वीडियो आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। उसमें हम कोशिका को पूरा अध्ययन करेंगे, और कोशिका के अध्ययन के साथ साथ हम अर्धसूत्री, आसूत्री, समसूत्री, इसको भी अलग से समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो एक बार क्या मैं आपको रिवाइज करवा दूँ कितने पार्ट होते हैं। एक बार मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ लास्ट के 2 मिनट से 3 मिनट पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आप एक बार वीडियो को पूरा देख लिए तो बस आपको ही रिवीजन देखने की जरूरत, सुनने की जरूरत पड़ेगी, और कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, नासा छिद्र, जिसमें बाल होते हैं, धूल मिट्टी को रोकता है। नासा का पार्ट म्यूकस होते हैं, गर्दी मिट्टी को रोकता है। इन दोनों का काम एक ही है। फिर आपका आ जाता है फेरिंग्स, ग्रसनी, जहाँ पे भोजन और हवा दोनों एक साथ मिलते हैं। फिर लैरिंग्स, स्वर तंत्र, जिसकी मदद से हम बोलते हैं। फिर ट्रैकिया आ जाता है, एक पाइप होती है, कार्टिलेजी संरचना होती है वो।
ट्रैकिया 2 भागों में बढ़ता है तो ब्रोंकाई हो जाता है, ब्रोंकाई अलग अलग भागों में बढ़ता है तो ब्रोंकुलस हो जाता है। उसके अंदर गुच्छेनुमा संरचना होती है, उस संरचना में ब्लड होता है। जब हम सांस लेते हैं जो ऑक्सीजन आता है वो उस ब्लड को लेकर हमारे शरीर में जाता है और ऑक्सीजन को बांट देता है। माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में जो ऑक्सीजन देने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला उस ब्लड को वो लेके आता है, उस ब्लड को लाने के बाद फिर से कोशिकाओं में छोड़ देता है। फिर हमारा फेफड़ा डायफ्राम की मदद से उस सांस को बाहर निकाल देता है और बाहर निकालने की सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, जिसमें आपको नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हम लेते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन 78% निकल जाता है, यानी हमें नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऑक्सीजन आपका 17% निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 4 पॉइंट समथिंग परसेंट निकलता है। 4 पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू इधर उधर हो सकती है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें निकलती हैं और जो शोषण हमारी कोशिका में होता है उसे हम शोषण कहते हैं, और जो शोषण हमारे फेफड़े में होता है उसे हम श्वासोच्छ्वास के नाम से जानते हैं। जो 2 प्रकार के होता है, शोषण और निःशोषण। शोषण का मतलब सांस लेना, मतलब निःशोषण का मतलब सांस लेना, निःशोषण का मतलब सांस को छोड़ देना। जब मरीज वेंटिलेटर पे होता है तो उसे उसके फेफड़े तक पाइप डाल के ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी आपके फेफड़े के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।